हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो पढ़ाने और पढ़ने का सिलसिला है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है हमारा कारवां। और जो हम लोगों ने सोशल साइंस में हिस्ट्री जो स्टार्ट किया था उसका 3 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और आज जो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए चौथा चैप्टर, जो कि बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए, और जिसका नाम होगा भारत में राष्ट्रवाद। जो कि मैं बहुत ही गौरवान्वित तरीके से, बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से इसको पढ़ाने की जोशीले तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आप भी इसको गौरवपूर्ण तरीके से इस लेक्चर को सुनिए और उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हमारा जो राष्ट्रवाद का सफर है बहुत ही रोचक है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गेंड, बहुत बड़ा राक्षस अंग्रेज नाम का, वो हमारे पूरे भारत माता पर पूरा कब्जा कर चुका था और भारतवर्ष पर कब्जा कर चुका था। उससे छुड़ाने के लिए, उससे बचने के लिए हमने क्या उपाय किए और किस तरह से उसको मार भगाया हमने, किस एकता के साथ, किस राष्ट्रवाद के उत्तेजना के साथ, मतलब राष्ट्रवाद की एक, आप कह सकते हैं कि एक इतने बड़े लोकतंत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या में राष्ट्रवाद का उदय होना, और उस हद तक उदय होना कि जहां पे कि हम लोग बाहर की जो तंत्र था, जो हम पे शासन कर रहा था, जो हम लोग उपनिवेश बने हुए थे, उस चीज को हटा उखाड़ फेंकना बहुत ही बड़ी बात है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत में राष्ट्रवाद की बात करेंगे, उनकी घटनाओं के बारे में बात करेंगे और कुछ महान क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। जो हम क्रांतिकारी की बात करेंगे वो तो करेंगे ही, उसके अलावा उन सबको नमन है मेरा, जिन्होंने एक एक जनता का नमन है, जिन्होंने कि इस क्रांति में और इस राष्ट्रवाद में भूमिका निभाई। जो लुप्त हो गए, उनका नाम आगे नहीं आ पाया, उनको भी बहुत बहुत नमन है। उसके अलावा जो हमारे क्रांतिकारी हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव, चाहे राजगुरु, चाहे सुभाष चंद्र बोस, और चाहे लाला लाजपत राय, चाहे बाल गंगाधर तिलक, या मतलब कि विपिन चंद्रपाल, सबको नमन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सबको नमन है मेरी तरफ से। और इस चैप्टर को हम लोग उसी जोश के साथ, उसी राष्ट्रवाद की भावना के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आज हिस्ट्री का चौथा चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसके पहले आप लोग जाके देख सकते हैं इकोनॉमिक्स भी हमने स्टार्ट कर दिया है, और व्याकरण तो चल ही रहा था। अब जो बात होगी बिना लेट हुए, जो अपने चौथा चैप्टर की बात होगी इतिहास में, 10th बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत तेजी से आने वाले हैं और हम भी अब धीरे धीरे अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत में राष्ट्रवाद की, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रवाद का राष्ट्रवाद शब्द से मैं परिचित करा चुका हूं आपको, पहले पहले ही मैंने आपको परिचित करा दिया है। अब जो बात है वो बात है कि राष्ट्रवाद को एक अलग तरीके से, एक अलग मायने से, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो उसको अलग तरीके से भी देख लिया जाए। राष्ट्रवाद शब्द को मैं सबसे पहले तो एक शाब्दिक अर्थ जो कि आपकी किताब में भी दिया है, बहुत अच्छा शब्द है कि राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय। आपके अंदर कॉन्शसनेस, चेतना, आपके मन की अंतर आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि मुझे जो काम करना है वो किसके लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए करना है। जो लड़ना है, मुझे क्रांतिकारी बनकर लड़ना है, चाहे मतलब वो अंग्रेजों से लड़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए नहीं। जब आपके अंदर ये भावना आ जाए तो यही है राष्ट्रीय चेतना, और इसका उदय हो जाए तो यही होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय चेतना का उदय ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। इसके अलावा परिभाषा जो दिया हुआ है कि जब उस देश के लोग, जब उस राष्ट्र के लोग, जब किसी भी राष्ट्र के लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विचारात्मक रूप से एक हो जाए, उनका विचार एक हो जाए, उनका मकसद एक हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद। ठीक है, एकीकरण की भावना आ जाए। अब यही चीज मैंने यहां पे लिखा है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। उसके बाद परिभाषा में कि राष्ट्रवाद एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण हो जाए। ठीक है, सभी लोग एक समाज, एक एक आर्थिक नीति के लिए, एक राजनीतिक नीति के लिए और एक धार्मिक नीति के लिए लड़े। ठीक है, तभी कहलाता है वो राष्ट्रवाद। अब बात करते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय क्या सिर्फ हमारे चाहने से हुआ? नहीं। जो अंग्रेज यहां पे आए थे राज करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। राज करते करते जब उनकी जब उनका शोषण जब उनका शोषण हर एक तरह से उन्होंने शोषण किया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, हमारे धर्म तक घुस आए, तब हमें, हमारी आत्मा जगी, हमारे अंदर राजनीतिक चेतना आई। दूसरी चीज, जब अंग्रेजों को लगा कि हमें यहाँ पे व्यापार करने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाना स्टार्ट किया, उन्होंने ट्रांसपोर्ट सुविधा को बनाना स्टार्ट किया, उन्होंने डाक व्यवस्था स्टार्ट की, उन्होंने तार व्यवस्था स्टार्ट की। इस
व्यवस्था को उन्होंने अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सुलभता के लिए स्टार्ट किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो चीज है, ये जो हम यहाँ पे जाल बिछा रहे हैं, वो हमारे ही खिलाफ हो जाएगा। तो राष्ट्रीय चेतना का उदय में इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। यही आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व जिन्होंने राष्ट्रवाद की चेतना का उदय किया, वस्तुतः यह अंग्रेजी शासन व्यवस्था का ही परिणाम। इनको पता भी नहीं था, इनको लगा कि हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ यह मामला कैसे चला गया अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं कि एक तरफ जहां ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन किए, राजनीतिक रूप से किया, आर्थिक रूप से किया और सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन किए, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का क्या हुआ, शोषण हुआ था तथा जनता के बीच असंतोष की भावना व्यापक रूप धारण कर रही थी। शुरू शुरू में उन्होंने बताया कि आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, जो हम लोग आर्थिक नीति अपना रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए है, जो हम लोग धार्मिक नीति अपना रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए है, जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो प्रशासन आपका हम बदल रहे हैं वो आपके नीति के लिए, आपकी भलाई के लिए है, आपकी नीति है। लेकिन धीरे धीरे कितने देर तक बेवकूफ बनाओगे किसी को? धीरे धीरे समझ में आने लगा भारतीयों को कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रहे हैं, किसी भी तरह क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोगों को, और हमारे संसाधनों को अपनी तरफ ले जा रहे हैं, और फिर उसी चीज को क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना के हमें बेच दे रहे हैं, सारा पैसा यहाँ से हड़प ले रहे हैं। जो सोने की चिड़िया कहलाती थी भारत, वो धीरे धीरे गायब हो रही। ठीक है, अब यही चीज, दूसरी चीज कि दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था, रेल, छापे खाने स्वरूप प्रशासन व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन किया, बहुत सारा विकास किया। इस विकास के परिणाम स्वरूप, यद्यपि उनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया था, उनको लगा कि इससे मेरा प्रशासन क्या होगा, मजबूत होगा, हमें सुविधा होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देगी। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि रेलवे लाइन का 1853 की बात होती है, 1853 में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई, बंबई से थाने, आप लोगों को पता होगा कि रेल चलाएगी, ऐसे करके जाल बिछा दिया गया। अब जो डाक और तार से अभी तक मतलब कि लोग घूम घूम के अपने विचारों को, क्रांतिकारी जो थे अपने विचारों का प्रसार कर रहे थे गांव गांव, शहर शहर, अब ये डाक और तार व्यवस्था जैसे ही आई, चाहे रेलवे लाइन जैसी ही बिछी, लोगों का आने जाने का सुविधा या संदेश पहुंचाने की सुविधा जो है वो तेज हो गई। आसानी से क्या होने लगा, पहुंचने लगा सारा चीज, सारा संदेश कि इस दिन क्रांति करना है, इस दिन ये करना है। अब कोई कम्युनिकेशन का, संचार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो इनके उलट पड़ गया, जब इन्हें लगा कि ये सब चीजें हमारी उलट पड़ रही हैं, तब भी उन्होंने बहुत सारे चीजें की। अब उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बात करेंगे, जैसा कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण आपको दिख रहा होगा। और सबसे पहला जो कारण है मैं आज डिस्कशन करूंगा, वो राजनीतिक कारण। सारे कारण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। एक प्रोसेस है, एक सीढ़ी दर सीढ़ी लोगों को पता चलता चला गया कि हम लोग का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, और अंग्रेज जो कि एक राक्षस के रूप में यहाँ पे हैं, उनको भगाना जरूरी है। ठीक है, आजादी पाना जरूरी है। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहला जो एक्ट है वो है सन 1858 में। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको कि सन 1857 में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ भारतीयों की तरफ से, पहला विद्रोह। इसको राष्ट्रीय विद्रोह, पहला राष्ट्रीय विद्रोह का भी नाम दिया जाता है, या सिपाही विद्रोह का भी नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक सिपाही विद्रोह 1857 में, जहां पे कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलके और पूरे ऑल ओवर इंडिया, करीब करीब ऑल ओवर इंडिया कह सकते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हुआ, और इसमें सभी ने भाग भी लिया। हम जहां के निवासी हैं, भोजपुर के जगदीशपुर, यहीं पे बगल में एक गांव है, और जगदीशपुर इलाके से ही वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार का पूरा नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई इस 1857 के विद्रोह। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, महारानी विक्टोरिया को लगा, मतलब कि अंग्रेजों को लगा, अंग्रेज की महारानी को लगा वहां से, ठीक है, क्राउन को लगा, जो मुकुट, उनको लगा कि तो बहुत बड़ा कांड हो गया, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में, हमारी चीजों में क्या है, चूक है। तभी तो इतना बड़ा सिपाही विद्रोह इसीलिए कहा गया क्योंकि वहां के सैनिकों ने, यहाँ के सैनिकों ने, जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने ही क्या कर दिया, इसका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, तो अंग्रेजों का विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। अब इतने बड़े पैमाने पर जब विद्रोह हुआ, तो महारानी को लगा कि जो कंपनी अभी तक चला रही थी शासन, उसके हाथ से अपने शासन को, प्रशासन को लेने का समय आ गया।
अब इसी चीज के लिए 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, जिससे सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए और इस घटना से कुछ हद तक भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब 1858 से पूरा भारत जो है कंट्रोल में किसके आ गया, क्राउन के। मतलब कि पूरे वहां से इंग्लैंड से सिस्टम चलने लगा। दूसरी चीज 1878 में तत्कालीन वायसराय थे, यहाँ पे भारत में वायसराय चलता था उस समय, वायसराय थे लॉर्ड लिटन। उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कौन सा एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी किया। वर्नाक्यूलर प्रेस मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, प्रेस छापा खाना, ठीक है। उसको वो एक्ट ले आए और उसके द्वारा जितने भी सारे प्रेसेस, जितने सारे प्रेस थे यहाँ पे भारत में, उन सभी छापखानों को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। सॉरी, अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित करने का मतलब कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं तो आपका कोई भी चीज क्या नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। इस चीज पे प्रतिबंध लगा दिया गया। या जो प्रेस क्या कर रहे थे इन चीजों के खिलाफ, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ जो बोल रहे थे या मतलब छाप रहे थे, उनको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया जाता। तो 1878 में याद रखिएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। उसके बाद उसमें प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद अगला अपना जो है 1879, एकदम प्रोसेस देखते जाइए, आर्म्स एक्ट। आर्म्स में तो होता है हथियार, आर्म्स एक्ट लाया गया जिसमें कि भारतीयों को मतलब कि कोई भी आर्म्स अपने मतलब कि अपने सुविधा के लिए भी, अपने डिफेंस के लिए भी आप नहीं रख सकते थे। भारतीयों के लिए अस्त्र रखना क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये सब जो अत्याचार शुरू हो गया है राजनीतिक रूप से, ये सब चीजें क्या कर रही हैं, हम कहीं ना कहीं मन में क्या करेंगी, बीज बोएंगी किस चीज का, राष्ट्रवाद का। देखते जाइए 1883 का एल्बर्ट बिल। 1883 का एल्बर्ट बिल अपने आप में ही एक राष्ट्रवाद की चेतना का, क्योंकि एल्बर्ट बिल कुछ नहीं था। एल्बर्ट बिल था कि अब जो अंग्रेजों का जो मुकदमा है, अंग्रेजों पे जो केस जो होता था, वो जाके लड़ना पड़ता था कहां, इंग्लैंड। अब यहां पे भी भारत में भी, भारतीय न्यायालय में भी उन पे मुकदमा किया जा सकता था और उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता था। ये चीज उनको गंवारा नहीं गुजरा, अंग्रेजों को ये चीज गंवारा नहीं गुजरा, और लास्टली एल्बर्ट बिल के खिलाफ उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया अंग्रेजों ने, और लास्टली अंग्रेजी सरकार को एल्बर्ट बिल लेना पड़ा। भारतीयों ने सोचा क्यों, आखिर क्यों, जब आप अत्याचार करेंगे, हम आपके खिलाफ मुकदमा करने जा रहे हैं, एल्बर्ट बिल लेके आए आप, ठीक है। कितनी अच्छी सुविधा मिली थी भारतीयों को अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की, और जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, आपने इसको क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। क्यों, ये चीज खटक गई दिमाग में और राष्ट्रवाद की चेतना का उदय हुआ। अगला बिल 1889, 1889 लॉर्ड कर्जन का कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट। कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट आया, नगर निगम का एक्ट आया 1889 में कोलकाता में, और जहां पे कि नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी। क्यों, जब यहां पर निर्वाचन के साथ, निर्वाचन के द्वारा, चुनाव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा था, कॉर्पोरेशन में लोग जा रहे थे, नगर निगम का चुनाव हो रहा था, तो क्यों हटाया गया, ऐसी क्या दिक्कत थी कि गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या को वृद्धि कर दी गई। भारतीयों ने सोचा, आप वहां पे जाके, आप वहां पे कभी भी आप हिस्ट्री पढ़िए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आप वहां पे रह के सोचिए कि ये सब चीजें अगर आपके साथ होती तो आपको नहीं लगता कि अंग्रेज ये अगर हमारी भलाई करना चाहते हैं तो ये सब चीजें क्यों, ये सब बदलाव क्यों, बिना कारण के, है ना। तो ये सब चीजों ने ही क्या किया, वहां पे राष्ट्रीय चेतना का, भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय शुरू कर दिया। अगला अधिनियम 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, इसमें विश्वविद्यालय पर भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया। अगला अधिनियम 1905 का बंगाल विभाजन अधिनियम, सांप्रदायिकता के तहत। इस समय थे, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता दूं कि इस समय जो वायसराय थे, 1905 में जो वायसराय थे, वायसराय ये थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड नहीं लगाना चाहिए, बस मैं इसलिए लिख रहा हूं, मुझे घिन आती है लॉर्ड लगाने में, भगवान नहीं है ये अंग्रेज थे, अपने लिए लॉर्ड लगवा दिए कि लॉर्ड लॉर्ड सब लोग बोले, भगवान बोले मुझे। कर्जन कुछ नहीं था, कर्जन एक मामूली आदमी था, ठीक है। आया और उसने एक चाल चली, चाल क्या था, बंगाल की चाल थी कि बंगाल को डिवाइड कर देना है, क्योंकि बंगाल क्रांतिकारी की जननी है, क्रांति की जननी है, क्रांतिकारियों की जननी है बंगाल। और बंगाल में जब दिखा उनको कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया,
लॉर्ड कर्जन मतलब कर्जन ने क्या किया, 1905 में बंगाल विभाजन करके एक बॉम्ब फोड़ा और बंगाल को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो आज भी आपको दिखता है वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश कहलाता है। वो पूरा इलाका जो था, बंगाल वाला इलाका जो हमारे पास है पश्चिम बंगाल, और जो अभी बांग्लादेश है, वो सभी इलाका एक में था। उनको डिवाइड किया गया 1905 में, किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा लास्टली। और भारतीयों को ये मन में चुभा और इसके खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह भी है, स्वदेशी आंदोलन करके, लेकिन वो नाकाफी था। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें दिखा रही हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में क्या हो रहा था, विद्रोह आ रहा था। 1907 का देशद्रोही सभा अधिनियम, कोई भी आप सभा कीजिएगा आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। आप देशद्रोही हैं अगर कोई सभा करते हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ, या मतलब कोई भी सभा करते हैं, उनकी मनमानी है कि उसको देशद्रोही सभा घोषित कर। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट फिर से आया और उत्तेजित लेख छापने के खिलाफ, उत्तेजित लेख को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब आगे आती है कि डलहौजी का संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत। मैंने बोला ऑलरेडी कि 1853 में जो यहां भी एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, डलहौजी जो वायसराय थे यहाँ के, उन्होंने तार व्यवस्था, डाक व्यवस्था और रेलवे लाइन के पूरे तरह से क्या किया? विस्तार करना स्टार्ट किया। उनको लगा कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सुधार के लिए, हमारी प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या हो सकता है? कारगर हो सकता है। लेकिन इस सब ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना का उदय में हाथ बटाया। अब आगे बात करते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे अंग्रेज आते हैं और बोलते हैं कि देखिए आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, अब ये जो लोकल लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, आप क्या पढ़ाइए? अंग्रेजी पढ़ाइए, हमारी अंग्रेजी शिक्षा नीति को आप अपनाइए भारतीयों को, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को एक गुट भी बनाया, लेकिन इसके खिलाफ बहुत ज्यादा दिन तक चला नहीं है ये, और अंग्रेजी शिक्षा नीति के खिलाफ भारतीयों ने अपोज करना, विरोध करना स्टार्ट किया और राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। इस तरह से इस पूरे स्लाइड में हमने सिर्फ और सिर्फ देखा कि राजनीतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे हमने एक्ट देखा। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, सन 1858 का महारानी विक्टोरिया की घोषणा, 1858 का अधिनियम। दूसरा, 1879 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन द्वारा, 1879 में आर्म्स एक्ट, 1883 में इल्बर्ट बिल, 1889 में कर्जन द्वारा कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन, 1907 का देशद्रोही सभा अधिनियम, 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट और डलहौजी का सारा संरचनात्मक योजना। राजनीतिक कारण के बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले पड़ाव पे, राष्ट्रीय चेतना के उदय में, जिसका बहुत बड़ा योगदान आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मेरा पढ़ाने का मन नहीं, क्योंकि आर्थिक कारण आप सुनेंगे, क्योंकि एक्सप्लॉइट इतना हो रहे थे, और खासकर किसान, हमारे देश की जान किसान, और किसानों का शोषण बहुत ही गंदे तरीके से हो रहा था। उन पर इतना कर का बोझ था कि वो आत्महत्या करने के एकदम मजबूर थे, और डेली कितने लोग आत्महत्या करते होंगे उस समय, जब आज चीजें इतनी खराब है किसान के लिए, किसानी मतलब कि उतनी अच्छी प्रोफेशन नहीं मानी जा रही है, ठीक है, फिर भी किसान अपना खेती करता है अपने पेट भरने के लिए, या मतलब पूरे भारत देश के लिए, ठीक है। लेकिन उस समय आप समझिए कि वो किसानी कर रहा है, खेती भी कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन, उसका शोषण हो रहा है, उस पर कर का बोझ, सूखा हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, उसकी खेती नहीं हुई है, फिर भी क्या हो रहा है? उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर शोषण किया जा रहा है, उस पर कर लाद दिया जा रहा है। इस अवस्था में, और जब वो कर नहीं देगा तो उसको हंटर से और सारी चीजों से पीटा भी जाएगा, और ये सब सारी चीजें होंगी। तो इस तरह की चीजें जब चल रही थी, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का परिणाम था कि किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति क्या हो रही है? निरंतर बिगड़ती चली जा रही थी। अस्थायी बंदोबस्त के दौरान जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त, इसमें क्या किया गया कि एक अस्थायी, आपकी खेती हो चाहे ना हो, आप सूखा में है, मर रहे हैं, जी रहे हैं, आपको एक कर, आपको इस जमीन के लिए किसानों को देना पड़ता था, ठीक है। वो जमींदारों को देना पड़ता था, लेकिन जमींदार किससे वसूलेंगे? किसानों से वसूलेंगे जो खेती कर रहे थे। उसके अलावा कपास और नील की खेती की मनमानी कीमतों पर उगाही हो रही थी। नील की खेती का उस समय बहुत ज्यादा मांग था, क्योंकि नील, जो आप लोग जानते हैं, ब्लू वाला जो नील होता है, जो नील कपड़े रंगने के काम आता है, उसका बहुत बड़े पैमाने पर यूज था यूरोप में। इसके लिए नील की खेती आप की जाती थी क्या? ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके। तो नील की खेती से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि जबरदस्ती करवाया जाता था। दूसरी चीज कि जो बेनिफिट था वो ज्यादा अंग्रेज लेते थे। उसके अलावा नील की खेती करने से जो उर्वरापन है, और भी खेतों का जो उर्वरापन है, वो क्या हो रहा था? बर्बाद हो रहा था।
तो नील की खेती का उगाहीपन, उसके अलावा अंग्रेजों द्वारा भारत में बने कपड़ों के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध, जबकि इंग्लैंड में बने कपड़ों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, जैसे 1882 में सूती वस्त्र पर से आयात कर हटा। क्यों 1882 में आपने आयात कर क्यों हटा लिया? इंपोर्ट ड्यूटी क्यों हटाई? ताकि आपका सामान जो है आराम से आ सके भारत में। आप यहां से कच्चा माल ले ही जा रहे हैं, सूती वस्त्र ले जा रहे हैं, आप कपास ले जा रहे हैं, है ना, और वहां से आप अपने फैक्ट्री में बना के और आयात मूल्य हटा के और सस्ता कर देना अपने कपड़ों को, ताकि भारतीय कौन खरीदे? बाहर का आपका कपड़ा खरीदे। इसीलिए ना आयात शुल्क हटा के। ये चीज भारतीयों के मन में खटकी और बोले कि हमारे उद्योग धंधों को भी आपने क्या कर दिया? नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे कपड़े महंगे हो गए और आपके कपड़े सस्ते हो गए। अब अगली बात कि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में कामगारों का बेरोजगार होना स्वाभाविक था। ऑब्वियस सी बात है, जब धीरे धीरे फैक्ट्रीज बंद होने लगेंगे तो कामगारों की हालत खराब हो जाएगी, बेरोजगारी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अब यही हुआ कि उपरोक्त सभी कारणों से जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और 1857 के विद्रोह तक कई छोटे मोटे विद्रोह होते रहे। मैंने बताया 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा भूमिका निभाता है और यहीं से अंग्रेजों को मालूम चल जाता है कि हमारी विदाई कभी भी हो सकती है, इस चीज को संभालिए। यहीं से स्टार्ट होता है फूट डालो और राज करो की नीति। आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में कहां कहां उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। जैसे कि बंगाल विभाजन, अभी मैंने प्रत्यक्ष आपको एग्जांपल दिया, 1905 का बंगाल विभाजन यही था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक गहरा खाई पैदा कर दिया जाए। मुस्लिम्स को एक तरह से प्रलोभन दिया गया कि आपके लिए हम हैं, आपको अलग कर देते हैं, आप अलग क्षेत्र में रहिए, हिंदुओं के साथ क्यों रह रहे हैं, हिंदू आपके लिए नहीं है। तो ये चीज 1857 तक छोटे छोटे विद्रोह हुए और इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया गया कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व और लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह ने यह बता दिया कि अगर नेतृत्व एक मजबूत हो ना दोस्त, एक हम लोग का व्यू हो, एक अपना लक्ष्य हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सफलता प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्रीयता को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय चेतना का उदय हो सकता है, राष्ट्रवाद को प्राप्त कर सकते हैं और आजाद हो सकते हैं। ये इस आंदोलन ने बता दिया 1857 के विद्रोह। अब आगे आते हैं, जैसे ही आते हैं सामाजिक कारण की बात आती है, मतलब कि समाज में किस तरह की चीजें चल रही थी और क्या समझते थे अपने आप को अंग्रेज हमारे समाज को एकदम घिन्न, नीची जाति, नीचे तबके का समझते थे। उन्हें लगता था कि भारतीयों में कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सामाजिक सुधार ये लोग कर ही नहीं सकते हैं, इनका जो है इसी तरह से कीड़ों की तरह जीने का एक तरीका है। इनको लगता था कि मेरी जिम्मेवारी है, हम हैं यूरोप के वासी, हम हैं पाश्चात्य सभ्यता के लोग, हम हैं मॉडर्न एज के लोग और हम क्या कर सकते हैं? भारतीयों को सुधार सकते हैं। एकमात्र हम लोग का क्या है? ये स्टाम्प पे ये मुहर मरा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, हम भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे, बोलते थे, यहां तक कि भारतीयों के साथ खराब बर्ताव करते थे। जैसे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध। दक्षिण अफ्रीका में तो दोस्त ऐसा हाल था ना, जब गांधी गए थे, गांधी को लोग गाली दे देते हैं, बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि अफ्रीका में जाके भारतीयों के लिए लड़ता है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ता है, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ता है, एकमात्र व्यक्ति, कोई वहां पे सपोर्टिव नहीं था, वो भी अपने काम से गया था। गांधी जो है अपने काम से गए थे वहां पे, अपने काम से गए थे वहां पे, सिर्फ और सिर्फ बैरिस्ट्री उन्होंने किया था, वकालत करने गए थे। दादा अब्दुल्ला एक थे गुजरात के व्यापारी, उन्होंने भेजा था उनको क्या पड़ी थी, उनको क्या चुल मची थी? परिवार था, बाल बच्चे थे, आराम से जीते, बैरिस्ट्री कर ही लिया था, अच्छा खासा परिवार से थे। लोग ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी। गए अफ्रीका में और अफ्रीका में झंडा गाड़ा, अकेले के दम पे अंग्रेजी सरकार को झुकाया, उपनिवेशवादी सरकार को झुकाया। और दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के खिलाफ प्रतिबंध लगे हुए थे, जैसे कि समझ लीजिए जो ब्याह किया गया था ना, एक तो कर लग ही रहा था अलग अलग ढंग का, दूसरी चीज भारतीयों से एक पहचान पत्र होती थी, उसको अगर आप नहीं पहनिएगा तो आपको क्या कर दिया जाता था? बहुत ही शोषण किया जाता था आपका। उसके अलावा जो शादी की गई थी भारतीय हिंदू धर्म से, उसको भी मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। अगर आपने ईसाई तरीके से आपने शादी नहीं की है तो इस शादी को शादी नहीं माना जाएगा, ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे। इन सब चीजों के खिलाफ कौन लड़ा? महात्मा गांधी लड़े, कोई नहीं गया था। तो उनके यार योगदान को आप लोग कैसे जो लोग बोलते हैं उन पे मुझे हंसी आती है, सच में बता रहा हूं, हंसी आती है
कि इकलौता आदमी वहां पर अफ्रीका में जाके लड़ा और यहाँ पे भी लड़ा। क्या पड़ा हुआ था, अफ्रीका में ही लड़के वहां पे रह जाते, इंडिया में भी नहीं आते, कौन पूछने जाता। खैर, अपने अपने विचार, यहाँ पे मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, लेक्चर लंबा हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध, भारत में भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने देना और सभी सार्वजनिक स्थानों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, इस तरह से शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। उसके अलावा सरकारी सेवा में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति, सरकार द्वारा ऊंचा ऊंचा सरकारी पदों पर भारतीयों को अलग रखने की एक अलग नीति चल रही थी कि ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अपने मनमानी करने लगेंगे, अपने तरीके से चीजों को चलाने लगेंगे और मतलब भारतीय व्यवस्था को वो समझने लगेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे हमारे साथ बैठने लगेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए गए और लास्टली जब एक आदमी, एक शख्स जो आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन्होंने जब आईसीएस जो होता है इंडियन सिविल सर्विसेज, इन्होंने पास किया तो इनको भी अलग करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया। हर समय प्रयास किया गया कि आईसीएस में चयनित होने वाले के लिए बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न कर दी जाए। यदि कोई भारतीय नियुक्त हो भी जाता था, जैसे कि अपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम आईसीएस थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव हुआ, उनको हटाने के लिए या उनको अच्छा पद नहीं दिया गया। आज ही आप मान लीजिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस की आप मुद्दा रखते हैं और आईएएस के लिए नंबर आपको आया है और सरकार आपके खिलाफ, आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं या आप किसी जाति बिलोंग करते हैं या कोई भी ऐसा कुछ पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने लगा, आपको कितना बुरा लगेगा। तो यही सब चीजें जो है भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काती चली गई और हमारे यहाँ राष्ट्रीय चेतना की उदय होती चली गई और लास्टली हम लोगों को आजादी मिली 1947। अब आगे आते हैं, धार्मिक कारण की बात करते हैं। धर्म में भी घुस गए, अंग्रेजों की हिमाकत देखिए, कुछ नहीं छोड़ा, समाज तो छोड़ा ही नहीं, अर्थ छोड़ा ही नहीं, राजनीति छोड़ा ही नहीं, अब अर्थ में भी घुस गए। घुसे, देखते हैं 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा विलियम जॉन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। अभी तक भारतीय अपने धर्म को क्या मानने लगे थे, जब यूरोपीय आए, जब अंग्रेज आए, उन्होंने बोला कि आपका धर्म में कोई दम नहीं है, आपके धार्मिक नीति, आपकी धार्मिक उसमें कोई भी दम नहीं है, वेद में आपके दम नहीं है, रामायण में दम नहीं है, महाभारत में दम नहीं है, किसी भी चीज में दम नहीं है, सामाजिक सुधार आप कर नहीं सकते हैं। ये सब चीजें जब चलने लगी तो कुछ आदमी उठ कर आए, जैसे कि राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके अलावा कुछ विद्वानों ने, जो बाहर के विद्वान थे, उन्होंने यहाँ के जो धर्म ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो लोगों को समझ में आया कि भारतीयों में कितना दम है, भारतीय के धर्म में कितना दम है, भारतीयों के धर्म ग्रंथ में कितना दम है। और इस चीज को लेकर जब बाहरी आके भारत में कोई चीज तारीफ करने लगे, जब बाहरी आदमी आके घर में आपकी तारीफ करने लगे, तभी आपके गार्जियन को भी लगता है कि ओ, मेरे बेटे में टैलेंट। तो ऐसा ही कुछ हुआ, जब अंग्रेजी में अनुवाद होने लगा ना, बाहरी लोग इंटरेस्ट लेने लगे भारतीय ग्रंथों में, तो लोग, यहाँ के लोग लगा, अरे यार हम तो क्या हैं, महान हैं, हम भी कुछ हैं, और वो राष्ट्रीय चेतना का उदय का कारण बना। अगला कि इन सुधारकों ने एकता, समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मलमूत्र फूंक दिया और राष्ट्रवाद का उदय। इन्होंने बताया कि हम कर सकते हैं, अंग्रेज नहीं करने आएंगे, बाल विवाह के खिलाफ हम लड़ेंगे, ठीक है ना, विधवा विवाह के, सती प्रथा के खिलाफ हम लड़ेंगे, विधवा विवाह हम कर सकते हैं, हमारी भी सोच क्या है, मॉडर्न है, हमें अंग्रेजों की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें जो है राष्ट्रीय चेतना के उदय में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब देखिए 1885 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। हम लोगों को नेतृत्व के लिए किस चीज की जरूरत थी, एक संस्था की जरूरत थी, और अंग्रेजों ने अपने लिए ही, मतलब एक कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम जो संस्थापक थे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अंग्रेजों ने अपने लिए कवच बनाने के लिए इस चीज का प्रयोग किया था। लेकिन ये बहुत ही बड़ा संस्था निकल के आई, इसका नाम क्या होगा भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है किसमें, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रवाद की चेतना। खैर, शुरू में जब ये संस्था आई तो बहुत ज्यादा राष्ट्रीय चेतना का उदय था नहीं, जनता के मन में उतना ये था नहीं, मास सपोर्ट था नहीं, तो ये भी संस्था धीरे धीरे काम कर रही थी। और तभी तिलक ने बोला,
तिलक ने, बात याद रखिएगा, तिलक ने बोला कि आप जो है बरसाती मेंढक है और निकलते हैं साल में एक बार कुएं से अपने बाहर, अपने बिल से बाहर, और टर टर करके फिर वापस हो जाते हैं, क्योंकि एक साल में एक बार मीटिंग होता था सर। लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ और लास्टली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्य थे, जिनमें कि 3 का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाल, बाल और पाल। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपके आ सकता है कि लाल, बाल, पाल का अर्थ क्या है, कौन कौन लोग हैं लाल, बाल, पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये 3 लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही सदस्य थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये लोग सिर्फ एक साल में एक बार निकलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मिलेगी आजादी, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा रुख जो है आपको गर्म रखना पड़ेगा। मतलब कि इन्होंने गर्म दल की शुरुआत की और ये लोग क्या हो गए, थोड़े से उग्रवाद टाइप से हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। अब देखिए, इनसे सब कारण जानने के बाद, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सारे कारण जानने के बाद, हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके बाद एक घटना हुई, बहुत ही बड़ी घटना घटती है विश्व स्तर पे, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। जब जब युद्ध होगा, दोस्त याद रखिएगा कि महंगाई चरम पे होने वाली है, जनता का शोषण होने वाला है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। उसके अलावा जो चीजें हैं, भारत में तो ऐसे भी पहले से ही शोषण हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध ने उसमें आग में घी डालने का काम किया और राष्ट्रीय चेतना का उदय। अब देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का अंतर संबंध भारतीय राष्ट्रवाद में किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने योगदान दिया, उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय ले लिया जाए। मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता दे रहा हूं आपको कि यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था कौन सा, ये अपना प्रथम विश्व युद्ध। अपने में ही प्रतिस्पर्धा थी कि कौन मजबूत, कौन बलवान, कौन महाशक्ति, और इसी चीज में क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। 2 गुटों में पूरा विश्व बट गया, एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरा केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश, जो कि अपने अभी फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका, और लास्टली केंद्रीय शक्तियों में कौन था, धुरी राष्ट्र जिसको कहते थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। 2 धुरी में बटा देश कौन कौन से, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में, मतलब कि केंद्रीय राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका, और उसके अलावा केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इस युद्ध ने संपूर्ण विश्व के राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को क्या कर दिया, प्रभावित किया। संपूर्ण युद्ध हो रहा है कहां पे, यूरोप में, बट संपूर्ण विश्व के लोगों का समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं हम लोग क्या किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है, और उससे असर पड़ा पूरे विश्व। ठीक है, अगली बात कि कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध कैसे रहा। बोलता है कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में भी उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करने क्रम में लड़ाई हो रही थी। वहां पे जबरदस्ती क्या किया गया, अफ्रीका के उपनिवेश को, भारत को और सारे एशिया के उपनिवेश को क्या करते हैं, इन्वॉल्व किया गया। चलिए इन्वॉल्व कर लीजिए, इन्वॉल्व किया गया और सारे उपनिवेश में भारत सबसे महत्वपूर्ण था, और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। ठीक है, भारत के साथ इस तरह से था। और अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया था कि भारत में कपड़ा उद्योग का क्या हो सके, विकास हो सके और इसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। चूंकि यूरोप में लड़ाई हो रही है, वहां से व्यापार हो नहीं सकता, तो इसलिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे देश बने और 1916 में क्या किया, आयात शुल्क लगा दिया ताकि भारतीयों को लाभ मिले और यहाँ पे अंग्रेजों के पास पैसा आ पाए। अब इस चीज के लिए ये काम किया गया, तो तभी आता है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय घटनाक्रम, कौन कौन सी घटनाएं हुई प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, आपको याद दिला दो, 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और ये जब हो रहा था तो बहुत सारी घटनाएं घटी भारत में भी, जैसे कि पहला कि प्रथम विश्व युद्ध भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की और भारतीय राष्ट्रवाद ज्यादा क्या हो गया, परिपक्व हो गया, ज्यादा मैच्योर हो गया। लोगों ने समझा इस चीज को कि जबरदस्ती किया जा रहा है, हमें प्रथम विश्व युद्ध में घसीटा जा रहा है और अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा। तिलक तथा गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध प्रयास में हर संभव सहयोग किया, क्योंकि उन्हें सरकार पर भरोसा था कि रक्षा व्यय में इजाफा के साथ सरकार पर भरोसा था। गांधी और तिलक जैसे लोग, उन्होंने सपोर्ट किया ये बोल के कि हाँ ठीक है, अभी सपोर्ट कर देते हैं और फिर जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा ये हम लोग क्या कर लेंगे, धीरे धीरे हमें उपनिवेश से निकाल देंगे, मतलब कि हमें थोड़ी आजादी दे देंगे, वैसा इनको लगा। बट
जैसे ही रक्षा व्यय में इजाफा हुआ, लोगों को मालूम चलने लगा कि ये हम लोग क्या कर रहा है, बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और युद्ध के आगे बढ़ने के साथ भारतीयों का भ्रम टूटता चला गया। रक्षा व्यय में इजाफा, जब जब डिफेंस में इजाफा होगा दोस्त, तब तब आप पे पड़ेगा, आपकी जेब पे पड़ेगा। आज भी आपको महसूस हो रहा होगा, डिफेंस में हम लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, खर्च करना चाहिए, दो फ्रंट पर हम लोग को लड़ना है। जब भी लड़ना है, लड़ाई हो चाहे ना हो, लेकिन तैयार तो रहना ही पड़ेगा। जब युद्ध स्टार्ट हो जाएगा तब थोड़ा आप ये तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आपको जेब खर्च करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भाई यही हाल हुआ कि रक्षा व्यय में जैसे ही इजाफा हुआ, यहाँ पे लोगों पर कर का बोझ बढ़ने लगा। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब सन 1915-17 के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। दो हमारे महान क्रांतिकारी एनी बेसेंट और तिलक, इन्होंने मिलकर आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग और कुछ नहीं था, जिसमें कि भारतीयों को भारत की ही चीजों पर क्या करना था, विश्वास करना था। मतलब भारतीय भारतीय चीजों का ही इस्तेमाल करना था, बाहरी चीजों का क्या करना था, बायकाट करना था, बहिष्कार करना। ठीक है, ऐसा स्टार्ट हुआ। और वहीं अमेरिका और कनाडा में भी, मतलब बाहर में भी जो लोग एक्टिव थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण आदमी है लाला हरदयाल, जिन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करके सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। इन लोगों का काम यही था कि बाहर में जो आंदोलन हो रहा था, उन लोगों का काम यही था कि वहां भी भारतीयों को क्या करें, राष्ट्रीय चेतना का उदय करें, उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना जगाएं और भारतीय मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट करें। उसके अलावा दूसरी चीज जो थी कि जो हथियार थे, बाहर से जो हथियार सप्लाई करना था यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ क्रांतिकारियों के लिए, वो भी इनका काम था। ठीक है, इसके अलावा जब प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी। कौन कौन सी? 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हो गया है? 1885 में। और 1885 से एक एक सब वर्ष क्या होता रहा है, एक एक कांग्रेस सम्मेलन होता रहा है। 1916 में यही हुआ। 1916 में आईएनसी की जो मीटिंग हुई वो हुई लखनऊ में। लखनऊ में अधिवेशन हुआ, और लखनऊ अधिवेशन से क्या हुआ कि दो चीजें निकल गई कि एक गरम दल और नरम दल जो अब अलग हो चुके थे, जो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस से निकल गए थे, जैसे लाल बाल पाल हो गए, तो ये लोग निकल गए थे, ये लोग फिर से क्या आ गए, कांग्रेस में मिल गए, एक मंच पर आए। और दूसरा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी राजनीतिक आंदोलन चलाने के लिए समझौता कर, मतलब कि जो मुस्लिम और हिंदू अलग हो चुके थे, अब क्या हो गए थे, अब एक मंच पे आ चुके थे 1916 में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय में। अब आगे आते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव किस तरह से पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, विश्व युद्ध होगा, युद्ध होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई चरम पर होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और बेरोजगारी होगी तो भाई शोषण होगा। महंगाई अपने चरम पर, बेरोजगारी बढ़ने लगी। युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिरी, और भारत में होने वाला उनका जो अब तक का कुछ समय के लिए भारतीय उद्योग फले फूले, मतलब कि कुछ समय के लिए उन्होंने आयात शुल्क वगैरह ये कर दिया था, लगा दिया था, कुछ समय तक भारतीय उद्योग को फायदा मिला, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं था। उसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय सहित पूरे विश्व मतलब एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को क्या कर दिया, प्रबल बना दिया। उसके अलावा युद्ध के बाद अंग्रेजों का दमन चक्र और कठोर और तेज होता गया। उसका उदाहरण है रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। बहुत ही वाहियात एक्ट, रॉलेट एक्ट, और इसका परिणाम बहुत ही गंदा है। रॉलेट एक्ट क्या था कि जैसे कि आप जा रहे हो, सिंपली किसी स्थान पे, मतलब कि गली में टहल रहे हो, रोड पे टहल रहे हो, आपको कभी भी किसी भी वक्त आपके घर से भी उठाया जा सकता है, आप पे मुकदमा बिना चलाए आपको जेल में बंद किया जा सकता है। इसके लिए आया था रॉलेट एक्ट। अब समझ लीजिए इसका क्या मतलब है कि आप मनमानी करना चाहते हैं, आप शोषण करना चाहते हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और कोई नहीं, और कुछ नहीं था रॉलेट एक्ट। इसके खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह भी किया, और भारतीयों ने जब विद्रोह किया दोस्त, तो सबसे बड़ी घटना, सबसे दर्दनाक घटना जो निकल कर आई वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें कि बहुत ही गंदे तरीके से भारतीयों को एक मैदान में, जहां पर के एक ही सिर्फ एग्जिट था छोटा सा, और उसमें ही मार दिया गया, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। तो ये हुई, और इस एक्ट के विरोध में जब ये हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। अब नहीं छोड़ेंगे, अब बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ेंगे, इनके खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करके रहेंगे और इनको भगा के रहेंगे। यहीं से स्टार्ट होता है। और महायुद्ध के बाद सुधार के मद्देनजर अंग्रेजों द्वारा 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लॉलीपॉप देने की कोशिश, लॉलीपॉप, जब जब इनको लगता था कि भारतीय क्या हो रहे हैं, हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हमारे विद्रोह में हो रहे हैं, तो ये लोग क्या देते थे, लॉलीपॉप। यही था 1919 का लॉलीपॉप, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें सुधार करने की बात की गई कि हम ये दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा ये दे रहे हैं आपको, प्रतिनिधि
अरे बेवकूफ है हम लोग, भारतीय यहाँ संतुष्ट होने वाले नहीं थे। भारतीयों ने इसके खिलाफ क्या किया, इसको बोला कि ये सब आपने रहने दीजिए, और मानसिक रूप से इन्होंने बोला कि राजनीतिक संघर्ष के लिए हम तैयार हो गए, हम लोग संघर्ष करें। इसी कड़ी में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया। खिलाफत आंदोलन और कुछ नहीं था, खलीफा जो तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य था उसका जो सबसे बड़ा हेड था, जो उसका साम्राज्य का हेड था, वो खलीफा पद होता था, और वहीं से मुसलमानों को क्या दिशा निर्देश दिया जाता था पूरे विश्व में। तो भारतीय भारतीय जब ये विश्व युद्ध हुआ तब अंग्रेज वहां पे पहुंचे तुर्की में, और खलीफा पद को ही क्या कर दिया, हटा दिया। अब तक जो मुस्लिम यहाँ के भारतीय मुसलमानों को लग रहा था कि अंग्रेज हमारे साथ है ना, बंगाल विभाजन से इनको लग रहा था, और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो गई थी तो इनको लग रहा था कि हमारे साथ है कौन, अंग्रेज। लेकिन जैसे ही ये हुआ कि तुर्की में खलीफा का पद हटाया गया अंग्रेजों द्वारा, इनको लग गया कि ये हमारे खिलाफ हैं, ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते। और इन्होंने बोला कि महात्मा गांधी से बोला कि आप ही हमारे खिलाफत आंदोलन आप चलाइए और असहयोग आंदोलन, दोनों को मिलाकर चलाइए, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर लड़ते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और अंग्रेजों को भगाते हैं। तो इसने भी बहुत ही बड़ा योगदान दिया, खिलाफत आंदोलन ने भी और सहयोग आंदोलन ने भी, दोनों ने अपना काम किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। महायुद्ध का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घट गई और बर्बर और सभ्य व्यवहार उनका सामने आ गया, दिख गया। ठीक है, जितने आप कमीने हैं, जितने आप गंदे सोच के हैं, वो सब दिख गया आपका। भारतीयों को लग गया ये कहीं भी कहीं से भी सुधार नहीं हो सकता। मुस्लिमों को भी लग गया कि इनकी जो बर्बर दुर्व्यवहार है ना, जो ये है गिरगिट है, ये लोग रंग बदल सकते हैं कभी भी। उसके अलावा विश्व राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया, और उन्हें भी बहुत सारे प्रयोग करने का मौका मिला 1914 से 18 के बीच में। 3 उनको मौके मिले, एक तो चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। ये 3 आंदोलन उनको करने का मौका मिला गांधी जी को, और यहीं से उनकी पहचान बनी भारत में, और उन्होंने अपने तरीके से आंदोलन को बढ़ाया और राष्ट्रवाद का उदय किया भारतीयों में। बहुत ही बड़ा योगदान है गांधी जी का। तो इस चैप्टर का जो एक पार्ट है मैंने बता दिया है, हो सकता है 2 या 3 पार्ट में ये चैप्टर है, दूसरा पार्ट तो आएगा ही, अब तीसरा पार्ट आएगा कि नहीं पता है, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ही रोचक चैप्टर है। इसके बाद जो चीजें आने वाली आपके लिए, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, सारा का कहानी मैं अच्छे से आपके सामने रखूंगा, बहुत ही रोचक होने वाला है। तो आप एकदम बने रहिए हमारे साथ, और अगली बार हम जब क्लास में मिलेंगे तो सारे आंदोलन के बारे में धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एकदम खुश रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।